हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल टाइम ऑफ स्टडी में स्वागत है। इसमें मैं आप लोगों को टी.आर. जैन की इकोनॉमिक्स बुक के चैप्टर वाइज वीडियो बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 11th के चैप्टर नंबर फर्स्ट अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ ऐसे बेसिक कंसेप्ट है जो क्लास 11th और क्लास 12th दोनों में कॉमन होते हैं और इम्पोर्टेंट भी होते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें अर्थशास्त्र के बारे में पता होना चाहिए कि अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र से अभिप्राय मनुष्य की धन संबंधी क्रियाओं से है। इसमें जो है हम धन से संबंधित जो भी क्रियाएं होती है, जो हम धन से संबंधित कोई क्रिया करते हैं वो अर्थशास्त्र के अंतर्गत आती है। जैसे उदाहरण के लिए कपड़े खरीदना, सामान बेचना, वस्तुएं खरीदना आदि। अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में इकोनॉमिक्स कहा जाता है। यह दो शब्दों के मेल से बना होता है, आइकोज घरेलू और नेमेन प्रबंधक, जिसका शाब्दिक अर्थ है घरेलू प्रबंधक। जिसका शाब्दिक अर्थ है घरेलू प्रबंधक। ये मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम अगले नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आर्थिक क्रियाएं, ये इसमें जो हम धन से संबंधित जो भी क्रिया होती है उसको आर्थिक क्रियाएं बोला जाता है। तो अभी हम इसके बारे में जानेंगे। वे क्रियाएं जो धन से जुड़ी होती है, जिसमें धन कमाने के उद्देश्य से काम किया जाता है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। जैसे व्यापार, उत्पादन, वितरण आदि। जो जिसमें हम धन कमाने के लिए जो भी हम कार्य करते हैं या कोई भी हम व्यापार करते हैं, तो वो जो हमारी आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आती है। जो भी हम काम करते हैं, हमारे पेरेंट्स आपके जो भी काम करते हैं हम धन से संबंधित, वो हमें इसमें आती है। फिर आती है हमारी गैर आर्थिक क्रियाएं। गैर आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती है जो धन संबंधी नहीं होती, अर्थात जिसमें काम करने पर धन प्राप्त नहीं होता, गैर आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। जैसे माँ द्वारा घर का कार्य करना। जो हमारी माँ होती है, वो जो घर का काम करते हैं उसके लिए उनको धन प्राप्त नहीं होता, तो ये क्रियाएं जो है हमारी गैर आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आती है। अभी हम अर्थशास्त्र के प्रकार जानेंगे कि ये क्या है और क्यों है। यह दो प्रकार का होता है, जिसे रैगन फ्रिंस ने सन 1933 में दो भागों में बांटा था। नंबर 1 है व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र को इंग्लिश में माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है, जो ग्रीक भाषा के माइक्रोस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है स्मॉल या छोटा। व्यष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक इकाइयों का अध्ययन छोटे स्तर पर किया जाता है। उदाहरण के लिए एक वस्तु की कीमत, एक परिवार, एक उद्योग और कीमत सिद्धांत, ये सभी क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। नंबर 2 है समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र को इंग्लिश में मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है, जो ग्रीक भाषा के मैक्रोज शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है लार्ज या बड़ा। समष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक इकाइयों का अध्ययन बड़े स्तर पर किया जाता है, जैसे सामूहिक मांग, सामूहिक पूर्ति, रोजगार, बेरोजगारी, व्यापार आदि। मतलब समष्टि अर्थशास्त्र में जैसे हम सामूहिक मांग, ये बहुत बड़े स्तर का हो गया, सामूहिक पूर्ति भी बड़े स्तर की होगी। हम बेरोजगारी की बात करते हैं तो बेरोजगारी भी जो है बड़े स्तर पर आते हैं। हम किसी एक बेरोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम जो है सभी बेरोजगारों की बात आ जाती है इसमें। तो अभी नेक्स्ट आदर्शात्मक अर्थशास्त्र क्या है। आदर्शात्मक अर्थशास्त्र इस तथ्य पर आधारित होता है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए,
यह हमें अर्थव्यवस्था के बारे में भी बताता है। जैसे भारत में गरीबी कम होनी चाहिए या भारत में बेरोजगारी कम होनी चाहिए। फिर आता है वास्तविक अर्थशास्त्र। वास्तविक अर्थशास्त्र में जो होता है वही बताया जाता है, इसमें क्या है, क्या था और क्या होगा पर आधारित होता है। जैसे भारत में अधिकतर लोग बेरोजगार हैं, जो है सो है, इसमें जो भी मतलब जो चल रहा है उसके बारे में ही बताया जाता है। आर्थिक समस्या सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप बहुत अच्छे से करना। आर्थिक समस्या का संबंध संसाधनों के बंटवारे से है, जिसकी उत्पत्ति सीमित साधनों तथा असीमित आवश्यकताओं के कारण होती है। इसे चयन की समस्या भी कहा जाता है, क्योंकि आवश्यकताओं की तुलना में संसाधन सीमित है और इनके वैकल्पिक उपयोग होते हैं। जो हमारी आर्थिक समस्या है वो हमारे साधन सीमित होने के कारण और हमारी असीमित आवश्यकता होने के कारण जो मतलब उत्पन्न होती है, जो इसके कारण है, अभी हम उसके कारणों के ऊपर बात करेंगे। जो इसके कारण है वो निम्नलिखित है। तो सबसे पहला है असीमित आवश्यकताएं। मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती है। कोई भी मनुष्य अपनी सभी आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर सकता। किसी समाज के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को किसी निश्चित समय में पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं किया जा सकता। आप सभी को पता है कि लोगों की आजकल आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा हो गई है। मतलब हम देखते हैं कि अगर किसी के पास कोई कीपैड वाला फ़ोन है तो उसको लगता है कि वो भी एक टच वाला फ़ोन ले, या किसी के पास ब्लैक एंड वाइट टीवी है तो वो सोचेगा कि हम रंगीन टीवी ले। तो उनकी आवश्यकताएं असीमित होती जा रही हैं। नंबर 2 है सीमित एवं दुर्लभ साधन। आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाली अधिकतर वस्तु तथा सेवाएं सीमित या दुर्लभ होती है। इन्हें दुर्लभ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी मांग इनकी पूर्ति से अधिक होती है। जो इनकी मांग है वो इनकी पूर्ति से अधिक होती है। डी यानी डिमांड मांग और एस सप्लाई पूर्ति। तो आप लोगों को पता है कि हमारी जो आवश्यकता है वो बहुत अधिक है और हमारे पास जो साधन है वो बहुत ही कम है या सीमित है। तो नेक्स्ट है वैकल्पिक प्रयोग। प्रत्येक साधन या वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति तथा समाज को यह चुनाव करना पड़ता है कि वह अपने सीमित साधनों का उपयोग कौन सी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए करे। जैसे दूध एक सीमित साधन है, इसका विभिन्न कार्यों जैसे पनीर, रसगुल्ले या आइसक्रीम बनाने में प्रयोग किया जाता है। जो हमारे पास साधन है उनके प्रयोग भी वैकल्पिक है। जैसे हमारे पास मान लो दूध है, जो वो एक सीमित साधन है जिसमें जो चीज़ हमें अधिक प्रेफरेंस करनी है, जिसको हमें अधिक महत्व देना, हम उस दूध का उसी में प्रयोग करेंगे। जैसे मान लो हमें पनीर बनाना है तो हम दूध का प्रयोग पनीर बनाने के लिए करेंगे, या हमें आइसक्रीम बनानी है तो दूध का हम प्रयोग सिर्फ आइसक्रीम के लिए करेंगे। हम सभी कार्यों के लिए तो इसको प्रयोग नहीं कर सकते। तो जो हमारे साधन हैं उनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट अर्थव्यवस्था, सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। अर्थव्यवस्था से अभिप्राय उस प्रणाली से है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी आजीविका कमाते हैं तथा आवश्यकताओं की संतुष्टि करते हैं। यह आजीविका कमाने का एक महत्वपूर्ण साधन है जो उत्पादन इकाइयों का निर्माण करता है। अर्थव्यवस्था ये हमारे जो चारों तरफ जो बनी हुई है, ये सारी अर्थव्यवस्था जिसमें हम धन कमा रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, ये सभी क्या है? अर्थव्यवस्था है। तो कुछ ऐसे मेन ऐसे कुछ टॉपिक है जो बहुत ही आसान है और बेसिक है, तो करते हैं। सेवाएं। सेवाएं वे अभौतिक पदार्थ हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते अथवा छू नहीं सकते, उन्हें सेवाएं कहते हैं। जैसे बैंकिंग सेवा, परिवहन सेवा आदि। जो हम बैंकिंग सेवा ना तो हम उसको देख सकते हैं ना छू सकते हैं, परिवहन सेवा इसको भी हम देख नहीं सकते नहीं छू सकते हैं, बस हम इसका प्रयोग जरूर कर सकते हैं और ये अभौतिक पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट वस्तुएं। वस्तुएं वे भौतिक पदार्थ हैं जिन्हें हम देख सकते हैं अथवा छू सकते हैं, उन्हें वस्तुएं कहते हैं। जैसे मेज, पेन, किताब आदि।
वस्तुओं के प्रकार। वस्तुओं के प्रकार निम्न है। स्थानापन्न वस्तुएं, वे वस्तुएं जो एक दूसरे के साथ प्रयोग में लाई जाती हैं उन्हें स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। उदाहरण के लिए चाय, कॉफ़ी, बॉल पेन और जेल पेन, जिनका प्रयोग हम एक दूसरे के प्रयोग में लाते हैं। पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं, वे वस्तुएं जो मिलकर किसी वस्तु की मांग को पूरा करते हैं उन्हें पूरक वस्तुएं कहते हैं। जैसे पेन और स्याही, कैमरा, रील, जो दो जो वस्तु होती है जो मिलकर किसी वस्तु की मांग को पूरा करती है। जैसे मान लो हमारे पास कैमरा है और हमारे पास रील नहीं है तो उस कैमरे का कोई फ़ायदा नहीं, या हमारे पास पेन है उसमें स्याही नहीं है तो उस पेन का भी कोई फ़ायदा नहीं। अगर हमारे पास पेन भी है और स्याही भी है तो वो हमारी लिखने की जो मांग है उसको पूरा करता है। नेक्स्ट, आवश्यक वस्तुएं। आवश्यक वस्तुएं वे वस्तुएं जो महंगी या सस्ती होने पर उनकी मांग कम नहीं होती या जिनकी कीमत घटने या बढ़ने पर उनकी मांग पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें आवश्यक वस्तुएं कहते हैं। जैसे नमक, माचिस, दूध, इनकी कीमत या अधिक हो या कम हो, इनकी मांग पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमारी आवश्यक वस्तुएं होती हैं। फिर आता है उत्पादन। कच्चे माल को तैयार माल में बदलना जिसका कोई बाजार मूल्य हो उसे उत्पादन कहते हैं। जैसे लकड़ी से मेज़ बनाना। अब लकड़ी से मेज़ बनाना, इस लकड़ी से मेज़ बनी है तो उसका क्या हुआ है, उत्पादन हुआ है, और इसका मेज़ का जो है एक बाजार मूल्य भी होता है। फिर आता है हमारा उत्पादक। वह व्यक्ति जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है उसे उत्पादक कहते हैं। उदाहरण के लिए किसान, फैक्ट्री मजदूर, बैंक प्रबंधक, ये हमारे लिए वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। फिर आता है उपभोक्ता। वह व्यक्ति जो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए व्यक्तियों और सेवाओं का प्रयोग या उपभोग करता है उसे उपभोक्ता कहते हैं। जो वस्तुओं का प्रयोग करता है, उसी सेवाओं का प्रयोग करता है, वो उपभोक्ता होता है। जैसे हम लोग। उपभोग, अपनी आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि ही उपभोग कहलाती है। उत्पादन के साधन। उत्पादन के 4 साधन हैं। भूमि। भूमि के लिए हमें क्या देना पड़ता है, लगान। श्रमिक को हमें क्या देना पड़ता है, वेतन या मजदूरी। पूंजी के लिए हमें क्या देना पड़ता है, ब्याज। और उद्यमी वो होता है, मतलब उद्यमी मालिक होता है, मालिक को उद्यमी बोलते हैं। उसे क्या प्राप्त होता है, लाभ और हानि। ये जो हमारे उत्पादन के 4 साधन हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी हैं। फिर आता है वितरण। वितरण से अभिप्राय है कि राष्ट्रीय आय को उत्पादन के 4 साधनों में बांटना वितरण कहलाता है। जैसे मैंने अभी पीछे बताया है कि भूमि के लिए हमें लगान देना पड़ता है, श्रमिकों में वेतन और मजदूरी देनी पड़ती है, पूंजी के लिए हमें ब्याज देना पड़ता है, और उद्यमी को लाभ या हानि होती है। तो ये जो हमारे हैं इसको हम वितरण बोलते हैं। फिर आता है निवेश। पूंजीगत पदार्थ पर किया गया व्यय निवेश कहलाता है। जो व्यक्ति निवेश करता है उसे निवेशकर्ता कहते हैं। नेक्स्ट, बजट। बजट से अभिप्राय है जिसमें आगामी वर्ष के आय और व्यय का लिखित विवरण होता है, उसे बजट कहते हैं। नेक्स्ट, बचत। बचत आय का वह भाग जो खर्च नहीं किया जाता उसे बचत कहते हैं, और बचत करने वाले व्यक्ति को बचतकर्ता कहते हैं। तो हमारी यहाँ पर टॉपिक ख़त्म होते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए।